था अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अब हम इस टॉपिक में लेकर के आए हैं अनुगमन सिद्धांत, मतलब अपवहन वेग का जो सिद्धांत है उसे अनुगमन सिद्धांत भी कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएगा, अनुगमन सिद्धांत से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आपने 10th क्लास में पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम है V बराबर आर आई, जहां पर V क्या है, विभवांतर, और I चालक में प्रवाहित धारा, और R है आपका चालक का प्रतिरोध। तो 10th क्लास में आपने ये रिलेशन पढ़ा था ओम के नियम से, V प्रोपोर्शनल टू I, किसी चालक में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो इसको हम अनुगमन सिद्धांत से सिद्ध करना चाहते हैं। अनुगमन सिद्धांत क्या है आपका, Vd बराबर ई अपॉन एम टो। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप अपवहन वेग को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपका, अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। लेकिन यहां पर अपन डायरेक्ट इसके परिमाण की बात करेंगे। तो अनुगमन सिद्धांत से Vd बराबर ई अपॉन एम टो, विद्युत क्षेत्र E, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V अपॉन L। इसी प्रकार धारा घनत्व, धारा घनत्व को आप जानते हैं J बराबर I अपॉन A, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश या धारा, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को कहते हैं धारा घनत्व। एक सदिश राशि है ये। तो धारा और अपवहन वेग में संबंध, ये 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, धारा और अपवहन वेग में संबंध अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, I बराबर एन ई वी डी ए। इसका उपयोग करते हुए हम ओम के नियम की बात करेंगे। तो अब मैं आपको समीकरण 1 Vd का मान जब मैं इसमें रखूंगा, I एन ई Vd की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी, ई अपॉन एम टू, और क्षेत्रफल आपका है एन ई स्क्वायर टू ए अपॉन एम ई। तो ई का मान समीकरण 2 से रख रहा हूं मैं, E बराबर V अपॉन L। तो आपके पास वैल्यू आ रही है I, ये टोटल वैल्यू एज इट इज, E की जगह पर हमने V अपॉन L। तो हमें I और V चाहिए, तो मैंने इसको V और I की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके M अपॉन, और अवर वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी, M ऊपर एन ई स्क्वायर टू बराबर V क्या है अपने चालक के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर। तो मैं इस वाली वैल्यू को, जो टोटल वैल्यू है, इसको मान रहा हूं रो। तो I रो L अपॉन A बराबर V, जहां पर रो को हमने क्या लिखा है, रो बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टू। इस ब्लॉक को मैंने रो के रूप में बता दिया। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। और एक रिलेशन होता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इस फॉर्म को जब बनाते हैं तो I प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और कांस्टेंट समानुपाती नियतांक को हटाते हैं रो L अपॉन A। ये अपना एक फॉर्मूला यहां बन के आता है, जो कि चालक का प्रतिरोध है। R बराबर रो L अपॉन A, तो I बराबर रो L अपॉन A। इसको मैंने क्या मान लिया, प्रतिरोध R। तो I R V समानुपाती I होता है, V बराबर R I। जैसा कि हमने देखा था ओम का नियम विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। इस समानुपाती को चिन्ह को हटा करके बराबर का निशान लगाया था, तो हमें मिल गया था V बराबर I R।
तो V बराबर IR, ये ओम के नियम का स्थूल रूप है। 12th क्लास में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपके ओम के नियम का या ओम के नियम के स्थूल रूप का अनुगमन सिद्धांत से व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अनुगमन सिद्धांत से ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अभी हमने पढ़ा था अनुगमन सिद्धांत से ओम के नियम का सत्यापन या व्युत्पन्न करना। यहां पर स्पेशलाइजेशन है सूक्ष्म रूप, वहां पर था स्थूल रूप। तो हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर RI, अनुगमन सिद्धांत VD बराबर EE अपॉन M। तो अनुगमन सिद्धांत कहीं भी आएगा आपको अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन है उसी को अपन अनुगमन सिद्धांत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र होता है क्या है, E बराबर V अपॉन L, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। धारा और अपवहन वेग में जो रिलेशन था I बराबर NEVD अपॉन A। तो समीकरण 1 से मैं VD की वैल्यू पुट कर रहा हूं। समीकरण 1 से VD का मान रखने पर I बराबर NE अपनी जगह पर है, VD की वैल्यू NE स्क्वायर टू अपॉन M A। तो यहां पर NE स्क्वायर टू AM, ये कांस्टेंट्स वैल्यू में हम एक साथ लिख लेंगे, NE स्क्वायर टू अपॉन ME। तो I को मैं इधर ले A को इधर ले आया, I अपॉन A। I अपॉन A मैंने आपको बताया है धारा घनत्व जो एक सदिश राशि है। तो I अपॉन A के स्थान पर हम J का मान रखेंगे। J बराबर इस जो टोटल अपने कांस्टेंट लिया है, मैंने आपको अभी अपने विशिष्ट प्रतिरोध की बात की थी, वहां पे उल्टा मान था M अपॉन N स्क्वायर टू, यहां पर है NE स्क्वायर टू अपॉन M। तो ये आपका N स्क्वायर टू अपॉन M जो ले रहे हैं ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। चालक की चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो J बराबर सिग्मा E, सदिश रूप की आप बात कर रहे हैं तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो हमारे पास आ जाता है ओम के नियम का सदिश रूप। ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछा जाए तो J बराबर सिग्मा E, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसको लिख सकते हैं। ओम के नियम का डॉट 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 सदिश रूप और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है ये। तो चालक पदार्थ की प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर हमें निर्भरता बतानी है। तो मैं आपको बता रहा हूं चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं। और चालकता के आधार पर कुचालक और अर्धचालक, एक प्रकार का जो पदार्थ है कुचालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा चालक। तो हम यहाँ पर चालक पदार्थों की बात करेंगे। चालक पदार्थ वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, जहां पर R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा एक कांस्टेंट है, इसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और तीसरा ताप में वृद्धि। अगर हम प्रतिरोधकता के लिए सूत्र लिखेंगे तो रो बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा से हमें प्रतिरोध ताप गुणांक, डेल्टा टी ताप में वृद्धि। तो ये दो इक्वेशंस जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जब लंबाई की बात की थी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, किसी चालक की लंबाई ताप बढ़ाने पर किस प्रकार उसमें वृद्धि होती है, इसमें हमने ताप प्रसार में पढ़ा था। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता निम्न समीकरण के अनुसार हम इनमें परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अल्फा जिसे मैंने
प्रतिरोध ताप गुणांक कहा है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? अल्फा बराबर आर माइनस आर नॉट 1 प्लस आर नॉट डेल्टा टी। आर बराबर आर माइनस आर नॉट डेल्टा टी। ये हम इस इक्वेशन समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं तो R बराबर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी। इस समीकरण को जब मैंने खोला तो R माइनस R0 बराबर R0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से मुझे क्या मिला? अल्फा का मान हमारे पास आ रहा है अल्फा बराबर R माइनस आर नॉट डेल्टा टी। ये क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। यहां पर आपको आधे नंबर का प्रश्न ये मिल जाएगा कि प्रतिरोध ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए या इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक अगर हम यहां से देखें R माइनस आर नोट ओम, आर नोट का मान भी ओम और डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब अगर मैं इसी को परिभाषित करना चाहूं प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा, तो मैं मान लूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या आया? आर नॉट बराबर 1 ओम। मतलब हमने 1 ओम प्रतिरोध चालक का ताप में वृद्धि भी हमने मान ली डेल्टा टी बराबर 1। प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम, ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू हमारी, इसका मान मानने पर क्या बन गया? 1। तो आप देखेंगे अल्फा बराबर आर माइनस आर नॉट। तो जब मैंने आर नॉट की वैल्यू 1 पुट की, डेल्टा टी तापांतर या ताप में वृद्धि को भी 1 माना, तो मेरे पास आ गया प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R0। तो हम क्या कहेंगे? 1 ओम चालक के ताप में, 1 ओम चालक के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई है, प्रतिरोध में वृद्धि किसके बराबर मानी जा रही है? प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर। 1 ओम के प्रतिरोध में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध में वृद्धि के बराबर होता है। तो अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, तो आप इसको यहां पर फिनिश कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो मैं यहां से आपको बारी बारी से कि ये तीनों पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगी। तो हमने अनुगमन सिद्धांत जब पढ़ा था तो बताया था विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर m/n/e²। तो जहां पर ये तो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन संख्या, घनत्व, आवेश, मेन चीज है आपकी औसत टक्कर में लगा समय, जिसे हमने नाम दिया है विश्रांति काल। विश्रांति काल मार्ग मुक्त पथ को तय करने में लगा समय को कहते हैं विश्रांति काल। तो यहां पर जो आपका प्रतिरोधकता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विश्रांति काल होती है। अब जो चालक होते हैं, ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं उनमें टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाने पर चालक में इलेक्ट्रॉन के टक्करों की आवृत्ति, मतलब टक्कर, लगातार टक्कर होती है, टक्कर की आवृत्ति, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो अगर आपकी आवृत्ति बढ़ेगी, अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान घट जाएगा, विश्रांति काल घट जाएगा। तो चालक के केस में क्या हो रहा है? आवृत्ति बढ़ रही है,
आवृत्ति बढ़ेगी तो विश्रांति काल घट जाता है। ये वाली वैल्यू जब घट जाएगी तो चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसलिए इसके लिए अल्फा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, इसलिए इसका अल्फा धनात्मक लिया जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसलिए अल्फा पॉजिटिव लिया जाता है। अब क्या होता है कि जो कुचालक और अर्धचालक हैं, तो कुचालक और अर्धचालक के केस में इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो आपका चालन बैंड होता है, उस चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य, अर्थात ये कैसा रहता है, ये जो चालन बैंड है ये रिक्त रहता है। चालन बैंड कैसा है, रिक्त, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए तो इनको हम कुचालक कह रहे हैं। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें कुचालक कहा जाता है। तो इस जो चालन बैंड है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर हम ताप भी बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा पाएंगे। ताप बढ़ाने पर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, चालन बैंड में चले। इनकी संख्या बहुत कम होती है, तो जब बहुत ज्यादा ताप हम बढ़ा देंगे तो इन केस क्या हो रहा है, यहां पर जब आपने ताप बढ़ाया तो टक्कर की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है। तो ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घट जाता है। किन की बात कर रहा हूं मैं, कुचालक और अर्धचालक। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता घट जाती है, इसलिए इन दोनों पदार्थों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। तो आपको कई तरीके के ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं यहाँ पर। एक नंबर में आपको इसकी परिभाषा मिल सकती है, आधे नंबर में आपको प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक के बारे में मिल सकता है। यहां पर आप कह सकते हैं कि किस पदार्थ के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है, ऋणात्मक है। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।